हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्केलेबिलिटी सीखने की सीरीज में हम लोग बात कर रहे थे डेटाबेस की स्केलेबिलिटी के बारे में, जिसमें एक पहली टेक्निक होती है डेटाबेस पार्टीशनिंग। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वर्टिकल पार्टीशनिंग क्या होती है। तो फॉर एग्जांपल आपने 3 सर्विस अलग अलग बना दी थी, पेमेंट, इन्वेंट्री, ऑर्डर, बट उनका डेटाबेस सेम रखा था। तो डेटाबेस सेम रखने से प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि सपोज करो यार ये डेटा है, बेस है, इसकी कंकरेंट रिक्वेस्ट झेलने की कैपेसिटी 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड है। ठीक है, अब मान लो 900, मान लो 900 है, 300 रिक्वेस्ट यहाँ से आई, 300 रिक्वेस्ट यहाँ से आई, 300 रिक्वेस्ट यहाँ पे आई। ठीक है, तो 300 रिक्वेस्ट इन तीनों सर्विसेज की आपका सिस्टम झेल पा रहा है। अब वर्टिकल पार्टीशनिंग में हमने क्या किया था, ऑर्डर की रिलेटेड जो टेबल थी वो उठा के एक अलग डेटाबेस में डाल दी थी, इन्वेंट्री की यहां पे रहने दी थी, और पेमेंट वाली अलग कर दी थी। इससे फायदा क्या हुआ था कि अब ऑर्डर की रिक्वेस्ट यहां पे जाएंगी, पेमेंट की रिक्वेस्ट यहां जाएगी, इन्वेंट्री की यहां जाएगी। तो ऑर्डर की 900 रिक्वेस्ट ये झेल लेगा, ये झेल लेगा, पेमेंट की ये झेल लेगा। तो 3x हो गई स्केलेबिलिटी आपकी सिस्टम की। ठीक है, इसलिए एक तो ये वर्टिकल पार्टीशनिंग से फायदा होता था, बट नुकसान क्या होता था, एसी ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पाओगे। आप एसी ट्रांजैक्शन क्या होते थे, सपोज करो जो ट्रांजैक्शन का आपका प्रोसेस है उसमें आप पहले ऑर्डर के रिलेटेड एक टेबल में कुछ डेटा मॉडिफाई करते थे, उसके बाद इन्वेंट्री में करते थे, उसके बाद पेमेंट में करते थे। तो होता क्या था कि अच्छा एक चीज और है, मैंने जब आपको लॉकिंग वगैरह बताई थी 4-5-6 वीडियो पहले, ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक लॉकिंग परफॉर्मेंस के अंडर, तो मैंने बताया था कि यार हम लोग क्या करते थे कि मान लो ये हमारा एप्लीकेशन सर्वर है, उसके अंदर कोड लिखा हुआ है, तो अगर मल्टीपल थ्रेड्स आते थे तो हम लोग जैसे कोई पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड है जिसमें सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लिखा हुआ है, जिसको यूज करके हम ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक लॉकिंग करते थे, तो उसमें होता क्या था कि एक थ्रेड ही उस कोड को एग्जीक्यूट करता था, बाकी सारे रुके रहते थे। ठीक है, इस तरह की लॉकिंग मल्टीपल इंस्टेंसेस में काम नहीं करती थी। मल्टीपल इंस्टेंसेस में काम क्यों नहीं करती थी, क्योंकि मान लो इस वाले इंस्टेंस के इस थ्रेड ने लॉक लिया है, तो आप इन सारे थ्रेड्स को तो रोक पाओगे कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बस इस इंस्टेंस के थ्रेड्स को या इस इंस्टेंस के थ्रेड को कैसे पता लगेगा कि रुकना है। इसलिए हमने बताया था कि ये वाली लॉकिंग इनफ नहीं होती है, हम लोग डेटाबेस लेवल पे भी एक लॉकिंग करके रखते हैं। ये मॉडर्न जमाने के सारे डेटाबेस ये लॉकिंग खुद से ही प्रोवाइड करते हैं, आपको इसमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना होता। तो होता क्या है कि अगर 2-3 राइट की रिक्वेस्ट आई सेम रो ऑफ अ टेबल में, तो जैसे ही पहली रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होगी तो उस रो पे लॉक लग जाता है, ताकि दूसरी रो उसको रीड ना कर पाए, राइट ना कर पाए। ठीक है, तो अब मान लो, समझ लो कि जो यहाँ पे पार्टीशनिंग के बाद आप एसी ट्रांजैक्शन क्यों नहीं कर पाओगे। मान लो जो ऑर्डर की क्वेरी थी, एक क्वेरी थी, पहले वो ऑर्डर से रिलेटेड टेबल में कुछ करती थी, राइट, फिर इन्वेंट्री में, फिर पेमेंट में। तो अभी क्या होगा ना, रिक्वेस्ट सबसे पहले मान लो ऑर्डर सर्विस पे जाएगी। ठीक है, यहां पे उसने कुछ लॉक ले लिया। ठीक है, उसके बाद इधर पे आई सेकेंड स्टेप में, यहां पे कुछ लॉक ले लिया। अब क्योंकि ये दोनों डेटाबेस अलग अलग है तो इनके लॉक भी अलग अलग है। जब यहां पे लॉक लिया तो इसको नहीं पता होगा ना कि ऊपर लॉक लिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम में लॉकिंग का एक अलग तरीका होता है जिसको बोलते हैं 2 फेज कमिट। वो आप आगे पढ़ोगे लेटर। ठीक है, थोड़ा सा ही कंफ्यूजिंग थिंग होती है, ना समझ में आया तो कमेंट में डालना, फिर से इसको सेपरेट ही वीडियो में अलग से समझा दूंगा कि यहां पे जब आप लॉक ले रहे हो तो नीचे वाला डेटाबेस ही पूरा अलग हो गया ना, उसको थोड़ी पता लगेगा कि ऊपर लॉक लिया हुआ है। ठीक है, या फिर मान लो पहला स्टेप एग्जीक्यूट हो गया, लॉक छोड़ दिया, दूसरा स्टेप एग्जीक्यूट हो गया, उसमें भी दूसरा स्टेप एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो रोल बैक करना पड़ता है ना आपको ट्रांजेक्शन में। तो आप इस वाले को कैसे कम्युनिकेट करोगे कि रोल बैक करना है, वो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो आपको कोड में हैंडल करना पड़ेगा इफ एल्स केसेस लगा के, यहाँ पहली क्वेरी का रिजल्ट आया, दूसरी का नहीं आया तो पहली का रिवर्ट कर दो, तो वो बहुत फालतू चीज हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग की। अरे यार ये मैंने डायग्राम मिटा दिया, 1 मिनट। तो ये चलो मान लो कि ये ऑर्डर सर्विस थी, इसका एक डेटाबेस था,
और एक ये यहाँ पे इन्वेंट्री सर्विस थी जिसका एक डेटाबेस था, और ये एक सर्विस थी जिसका नाम था पेमेंट। ठीक है, हमने क्या किया था, एक बड़े डेटाबेस में से टेबलें उठा के ऑर्डर की अलग करके डेटाबेस में डाल दी, इन्वेंट्री की अलग डाल दी और पेमेंट की अलग डाल दी। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर की जो टेबल्स है ना, मान लो ये एक टेबल है, ठीक है, उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड है, फर्दर उनको पार्टिसिपेट कर दे, उनको पार्टीशन कर देंगे। मान लो यही डेटाबेस हमने यहां पे उठाया, ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, सपोज कर लो उसमें एक टेबल है, तो हमने बोला कि हम फर्दर एक नोड बनाएंगे, ये एक्सट्रीम स्केलेबिलिटी के लिए होता है, 1 to 1 मिलियन रिकॉर्ड यहां डालेंगे। फिर एक और बनाया नोड, उसमें हमने बोला 1M to 100M यहां डालेंगे। एक और नोड बनाई, उसमें हमने बोला कि 100M से 1000M यहां डालेंगे। ठीक है, ये कुछ भी रेंज आप डिसाइड कर सकते हो। तो जब मैंने अभी इसी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि वर्टिकल पार्टीशनिंग की थी, तो हमने 3x कर दिया था अपनी सिस्टम की स्केलेबिलिटी को। सेम लॉजिक को फॉलो करते हुए यहां पे फर्दर 3x हो जाएगी, मतलब 9x हो जाएगी सिस्टम की स्केलेबिलिटी। बट इसकी वजह से और फर्दर प्रॉब्लम आती है। यहां पे 2 फेज कमिट काम कर रहा था ना, यहां पे 2 फेज कमिट भी काम नहीं करेगा, इसकी अलग ही वो होती है, कुछ अलग ही तरीके होते हैं इसको करने के, वो बहुत आउट ऑफ स्कोप है। 14-15 साल वाले टीम लीड के लिए, इंटरव्यू के लिए काम में आएगा, आपके काम में नहीं आएगा। बस इसको समझ लो कि रेंज बेस्ड पार्टीशनिंग इसको कहते हैं। ठीक है, और इसी को आप ऐसे समझ लो कि एक अंग्रेजी का टर्म होता है शार्ड्स। शार्ड्स, शार्ड्स। ठीक है, एक पूरा डेटाबेस है, उसके मल्टीपल इंस्टेंस बना दिए, उसको रेप्लिका बोलते हैं। बट एक डेटाबेस को, मतलब एक टेबल है, उस टेबल को तोड़ दिया, 1 से 1 मिलियन रिकॉर्ड उठा के दूसरे इंस्टेंस में डाले, 1 मिलियन से 10 मिलियन दूसरे में डाले, तब शार्ड्स बोलते हैं। ठीक है, इसी रेंज बेस्ड पार्टीशनिंग की तरह होती है एक हैश बेस्ड पार्टीशनिंग। तो सपोज करो ये आपका मेन डेटाबेस है, ये आपके मल्टीपल नोड है, अब होगा क्या, रिकॉर्ड 1 से 1 मिलियन, कोई एक हैशिंग फंक्शन आप लिखोगे, कुछ तो हैश फंक्शन लिखोगे। हम लोग कंसिस्टेंट हैशिंग का एक तरीका होता है वो यूज करते हैं, क्यों करते हैं वो भी बताऊंगा। तो हैशिंग फंक्शन क्या करेगा ना, 1 से लेके 1 मिलियन तक का मतलब अलग अलग हैश बनाएगा, बट उसको ये पता होगा कि इसके बीच में मतलब हैश की कोई वैल्यू होगी 0 से लेके मान लो 10 करोड़ तक। ठीक है, और जितनी भी प्राइमरी की होंगी उन पे हैशिंग लगेगा। इट कैन बी इन अ कॉम्बिनेशन, मतलब आप हैशिंग फंक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी की पे भी लगा सकते हो, बट यूनिक होना चाहिए कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हैश कैलकुलेट आएगा, कैलकुलेट करके आएगा वो। मान लो आपने 3 नोड बनाए, तो इस हैश को 3 भागों में बांट दिया। अगर हैश यहाँ बिलोंग करता है तो इस नोड पे भेज दो, हैश यहाँ बिलोंग करता है तो इस नोड पे भेज दो, यहाँ बिलोंग करता है तो इस नोड पे भेज दो। तो ये होती है हैश बेस्ड पार्टीशनिंग। ठीक है, हैशिंग के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, एसएचए वगैरह वगैरह, वो आउट ऑफ स्कोप है। ठीक है, अब कंसिस्टेंट हैशिंग क्यों यूज करते हैं यार, इसमें एक प्रॉब्लम है। सपोज करो कि कुछ रिक्वेस्टें इस डेटाबेस में जा रही थी, कुछ इधर जा रही थी, कुछ इधर जा रही थी, हैशिंग फंक्शन। अब मान लो ये पूरी की पूरी नोड ही फेल हो गई, तो हम लोग को जितना भी हैशेस कैलकुलेट हो रहे थे उस नोड के, अब उनको नीचे भिजवाना पड़ेगा, नीचे भिजवाना पड़ेगा ना। तो मान लो कि 1 मिलियन हैश जो हो रहे थे वो कोलाइड हो रहे थे इस डेटाबेस से। अब ये वाली नोड पूरी जा चुकी है, तो ये 1 मिलियन रिक्वेस्ट का जो हैशिंग फंक्शन होगा उसको अपडेट करके मतलब यहां पे आपको लाना पड़ेगा, है ना। तो ये जो 1 मिलियन चेंजेस आएंगे ना, सोचो एक हैश फंक्शन भी थोड़ा टाइम लेता है, 1 मिलियन का हैश फंक्शन चेंज करोगे कितना टाइम लेगा। उस ये जो डिसरप्शन हुआ ना, ये पूरा 1 मिलियन का हुआ। कंसिस्टेंट हैशिंग अगर हम लोग यूज करते हैं ना, तो हम लोग का ये जो डिसरप्शन है 1 मिलियन का ना होता, थोड़ा कम होता।
कंसिस्टेंट हैशिंग में हम लोग क्या करते हैं ना, वर्चुअली और भी बहुत सारी नोड्स इकट्ठा कर देते हैं। चलो कंसिस्टेंट हैशिंग पे एक नया वीडियो बना दूंगा, उसमें बता दूंगा। अभी के लिए बस ऐसे समझ लो कि हैशिंग में कंसिस्टेंट हैशिंग हम लोग यूज करते हैं। किस लिए? कि जब कोई जो नोड है जिसपे हैशेस कैलकुलेट करके लोड भेज रही है, वो नोड अगर फेल हो गई तो जो उस नोड पे रिक्वेस्टें जा रही थी ना, उनका हैश कैलकुलेट करके अब हमें किसी दूसरी नोड पे भिजवाना पड़ेगा। तो ये जो डिसरप्शन है ना, वो डिसरप्शन कम से कम हो, मतलब जो रिकैलकुलेशन ऑफ हैश है वो कम से कम हो, उसके लिए हम कंसिस्टेंट हैशिंग यूज करते हैं। तो ये था यार हमारा हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो पार्टीशनिंग कराई जाती है, कब हम रेंज बेस करनी चाहिए, कब हमें हैश बेस करनी चाहिए। ठीक है, असल में मोस्टली अगर आप इस स्टेज तक जा रहे हो ना पार्टीशनिंग शार्ट्स बनाने पे, तो ये नो सीक्वल डेटाबेस ही करते हैं। क्योंकि सीक्वल डेटाबेस यार बनाए गए थे किसके लिए? एसिड ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। तो एसिड ट्रांजैक्शन यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगे, वो तो यहाँ ही नहीं हो पाते थे। फर्दर आपने एक टेबल उठा के पार्ट्स में बांटा तो यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बहुत हैवी हो जाएंगे। इसलिए मोस्टली अगर आप किसी इंटरव्यू के क्वेश्चन में इस तरह की चीज बता रहे हो ना, तो याद रखना कि आपने नो सीक्वल डेटाबेस चूज किया हो। ऐसा मत करना कि आपने इंटरव्यू से बोला कि आई विल सिलेक्ट पोस्टग्रेस और वहां बताने लगे हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग शार्टिंग, थोड़ा खराब इफेक्ट आता है। हालांकि आजकल के जो नए मॉडर्न डेटाबेसेस है ना, इवन नो सीक्वल डेटाबेसेस है, वो भी इसको सपोर्ट करने लगे, जैसे कॉकरोच डीबी है। तो ये स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है नो सीक्वल डेटाबेस के लेवल की, लेकिन एसिड ट्रांजैक्शन भी ऑलमोस्ट सीक्वल लेवल के डेटाबेसेस के बराबर प्रोवाइड करता है। तो यही था यार, वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।